हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानाचार्य माय चैनल। तो अब हम डिस्कस करते हैं। कल एक रिपोर्ट आई है, हिडनबर्ग रिपोर्ट। तो आप सबको याद होगा, जनवरी 24 2024 में से 23 या फिर 24 जो भी था, एक्चुअल डेट मुझे को याद नहीं है, लेकिन जनवरी 24 था, ये मुझे को याद है। वहाँ पे भी एक अदानी की रिपोर्ट आई थी, शायद जनवरी 24 2024 की बात है। इसमें हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और अदानी का शेयर क्रैश कर गया। ठीक है, तो कल फिर एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। आ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो रिपोर्ट है क्या, उसकी क्या करेक्टर्स है, क्या उसमें जितनी बातें लिखी गई है उसमें कितनी सच्चाई है, ये सब आप खुद जज करना। मैं आपको बस एक्सप्लेन करूंगा कि वो रिपोर्ट में क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आ, तो चलो देखते हैं। हिडनबर्ग जो है, आपको पता होगा, एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, शॉर्ट सेलर कंपनी है, जो कि क्या करती है, पहले कंपनी के शेयर को सेल करती है, शेयर या डेरिवेटिव्स। मतलब एफ सेगमेंट में उनके या तो पुट बाई कर लेगी, या कॉल सेल करेगी, या फ्यूचर सेल करेगी, या कंपनी के शेयर सेल करेगी। उसके बाद फिर उस कंपनी के लिए, उस कंपनी से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकालती है, जिसके कारण उस कंपनी के शेयर जो है क्रैश कर जाते हैं। तो उन्होंने जो शॉर्ट की पोजीशन बनाई होती है, उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। ये इनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। ये एक पैसा कमाने के लिए एक कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट लाते हैं, जिसमें उस कंपनी को गलत बताते हैं या उसकी की गई कुछ गलतफहमियों को एक्सपोज करते हैं। जो सही होता है या गलत होता है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस एक प्रोपोगंडा क्रिएट करना होता है, जिससे कंपनी के शेयर जो है नीचे गिर जाए, और वो जो शॉर्ट की पोजीशन उन्होंने बना रखी है, उसमें वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो कल भी एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। अब उसमें उन्होंने क्या किया है, अर्लियर इससे पहले उन्होंने एक अदानी के ऊपर रिपोर्ट दी थी। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या था, उसकी समरी में आपको अभी यहाँ क्लियर होता है। उस रिपोर्ट में यह था कि अदानी ग्रुप्स के जो शेयर है, उसकी वैल्यू बढ़ाई जाती है मॉरिशस और बरमुडा बेस ऑफशोर जो फंड्स है, वहाँ पे उन कंपनियों के थ्रू यहाँ पे अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके उनकी शेयर की वैल्यू बढ़ाई जाती है। ठीक है, और वो जो ऑफशोर जो कंपनीज होती है, वो अदानी के भाई विनोद अदानी चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसके थ्रू वो अदानी के शेयर्स को इंडिया में इंक्रीज करते हैं। किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी होती है, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, वो बैंक से लोन की जरूरत होती है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल, और भी बहुत रीजन है, लेकिन एक प्राइम रीजन ये है। ठीक, तो पैसे की जरूरत होती है, तो उसमें क्या होता है, बैंक से आप पैसे मांगने जाओ, तो बैंक बोलेगा मेरे को एक कोलेटरल, एक सिक्योरिटी। तो ये जो बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने शेयर को एज ए सिक्योरिटी वहाँ पे रखती है, और उसके बदले में पैसे वहाँ से लोन पे लेती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा फंड्स मिलने के चांसेस होंगे। तो इस कारण से कई बार कंपनीज अपने शेयर जो है वो इंक्रीज कराती हैं, इलीगली भी कराती हैं, और बाकी अगर लीगली हो रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कई बार वो मैनिपुलेट करके भी अपने शेयर के ऊपर ले आते हैं, ताकि उन्हें फंड्स मिलने में आसानी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स ले सके। तो हिडनबर्ग की पहली रिपोर्ट में यही था कि अदानी ने अपने शेयर के पैसे से मैनिपुलेट किए हैं। उसको मैनिपुलेशन करने के लिए उसके भाई ने, जो विनोद अदानी ने, मॉरिशस और बाहर बेस्ड कंपनी से यूज किया गया। उस कंपनी में फंड जनरेट करने के लिए अदानी ने क्या किया था, उनका ये कहना है, ये एलिगेशन है, ये सच्चाई है नहीं पता नहीं। उनका ये एलिगेशन था कि अदानी जो पावर है, उसमें जो पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट किए थे, उसकी जो बिल है, उसकी बिल की वैल्यू बढ़ा करके दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, $100 का, $100 का, $100 का एक पावर इक्विपमेंट इंपोर्ट करना है, तो अंदानी ने बोला कि भाई इसको $100 का बिल मत बनाओ, इसको $200 का बिल बनाओ। तो जिस कंपनी ने उनको माल बेचा, 100 रुपए में तो प्रॉफिट कमा रहे थे, वो तो प्रॉफिट अपना रखा, और 100 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले, वो उन्होंने फिर उस फंड को यूज किया अदानी के शेयर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो ये किस तरह का एक प्रोसीजर अपनाया गया था, ये हिडनबर्ग की एलिगेशन है। अदानी ग्रुप के शेयर को ऊपर ऊपर करने के लिए, मतलब ओवर इन्वाइसिंग को यूज करके फंड्स प्रोवाइडेड किया गया उनके ग्रुप ऑफ कंपनीज को। उस फंड्स को फिर वापस अदानी में इन्वेस्ट करके उनके शेयर को ऊपर बढ़ाया गया। ये उनका मेन एलिगेशन था। अब जो कल जो रिपोर्ट आई, उसमें पहला एलिगेशन क्या, अब उन्होंने क्या किया है एक्चुअली में, ये रिपोर्ट उन्होंने क्या किया है कि अब जो वो पहली रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड एक कमेटी बनाई गई थी, और सेबी की इन्वेस्टिगेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा था, उसके थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दे दिया कि भाई इसमें हमने कोई भी
रॉन्ग डूइंग में कोई भी गलत हमें मिला नहीं। ठीक है। तो अब इस रिपोर्ट का ये कहना है कि सेबी की जो रिपोर्ट, सेबी ने जो अपनी फाइंडिंग दी है कि उनमें कुछ मिला नहीं, उसके पीछे रीजन ये है कि सेबी के जो चेयरमैन है माधवी पूरी बुच, वो ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब जो पहले जो राहुल गांधी जैसे एलिगेशन लगाते हैं ना, चौकीदारी चोर है, तो उनका भी यही कहना है कि सेबी की जब चेयरपर्सन ही मिली हुई है, तो फिर उनके रिपोर्ट में अदानी के खिलाफ कोई चीज कैसे मिलेगी। तो ये उनका मेन एलिगेशन है, उसके लिए उन्होंने 3-4 पॉइंट्स रखे। ठीक है। तो एलिगेशन का पहला पॉइंट ये है कि, तो एलिगेशन का पहला पॉइंट ये है कि जो रिपोर्ट जो उनकी पब्लिश हुई है, उसमें पहले सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन किया हुआ है वो ये है कि जो माधवी बुच है, माधवी पूरी बुच जो है सीबी के चेयरपर्सन है। ठीक है। उनका दो दो ऑफशोर फंड वहाँ पे यूज किए गए थे, जिससे कि अदानी के शेयर प्राइस को इंक्रीज करने के लिए उसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, वो और उनके हस्बैंड। ठीक है। अब वो दो कंपनी कौन थी, तो वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है। तो कौन कौन सी दो कंपनीज की बारी बात कर रहे हैं बोलो। ठीक है। वो बात कर रहे हैं कि एक कंपनी का नाम है आईपीई प्लस। ठीक। ये आईपीई प्लस मॉरिशस में बेस्ड कंपनी है। ठीक है। और जिसको कि एक अदानी के एक्स डायरेक्टर का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्टर जो है एक्चुअली में एक अदानी के एक एम्प्लॉय थे, अनिल आहूजा, जो कि आईटी और आईएम के पास होते हैं। उन्होंने बहुत सारी 8-10 कंपनीज में काम किया, और उसमें से एक अदानी भी था। ठीक है। तो वो उनके बायोडाटा से उन्होंने पिक कर लिया कि वो अदानी में भी डायरेक्टर थे। उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है। जो कि इंडिया की एक कंपनी है, इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड। ठीक है। इंडिया इंफोलाइन लिमिटेड, जिसका कि अब नाम चेंज होकर 360 हो गया। उन दोनों ने मिलकर के एक कंपनी स्टार्ट की थी, आईपीई प्लस। ठीक है। ये मॉरिशस में कंपनी है, क्योंकि मॉरिशस टैक्स टैक्स हेवन है, वहाँ पे टैक्स कम लगता है। तो वहाँ से उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की। ठीक है। और उस कंपनी में जो विनोद अदानी है, जो अदानी के भाई जो है विनोद अदानी, ठीक है, उन्होंने उनकी भी एक कंपनी थी जिसका नाम था ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड, GDOF। ठीक है ना, उसने भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था। और इसी कंपनी में आपके माधवी पुरी बुच, जो हमारे करंट चेयरमैन है सेबी की, और इनके हस्बैंड का भी इन्वेस्टमेंट था। तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी में था, जिसमें कि अदानी के भाई ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। इसीलिए वो दोनों आपस में लिंक है। इनका ये रिपोर्ट एलिगेशन पहला ये है कि एक म्यूचुअल फंड की कंपनी, जिसमें सेबी के चेयरमैन ने इनसे इन्वेस्ट कर रखा था, उनके हस्बैंड ने इन्वेस्ट कर रखा था, उसी इनको विनोद अदानी ने भी इन्वेस्ट कर रखा था। और वो कंपनी, वो म्यूचुअल फंड जो है बेसिकली हमारे अदानी के शेयर्स को मैनिपुलेट करने में यूज हुई। इसलिए ये जो हमारी सेबी के चेयरमैन है और विनोद अदानी जो है वो आपस में लिंक है। और इसलिए उनके जो रिपोर्ट उन्होंने जो पब्लिश की, जो इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने किया अदानी के ऊपर, वो फॉल्स है, वो सही नहीं है। ठीक है। तो ये उनका एलिगेशन है। ठीक। तो अब एलिगेशन में सच्चाई क्या है, अब ये भी देख। अब नेक्स्ट पॉइंट भी देखते हैं कि हमने एलिगेशन में तो फिर इस जो कंपनी में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, सोच सका था उनको भी प्रॉफिट हुआ होगा। तो ये क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये सब पब्लिक में अवेलेबल है डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो फिर हम अब इस एमपीबी मतलब माधवी पूरी पूरी बच्ची, जो हमारी सेबी की करंट चेयरपर्सन है। ठीक है। तो ये जो दोनों फंड है, इसमें इन्वेस्टमेंट के कारण उनको क्या बेनिफिट हुआ। माधवी पूरी बुच जो है सेबी की डायरेक्टर बनी थी आपकी 2017 में। ठीक है। और फिर वो सेबी की चेयरपर्सन बनी 2024 में। ठीक। तो 2017 में जब वो डायरेक्टर बनी थी, उससे 2 हफ्ते पहले उनके उनके क्योंकि इनके नाम पे ये शेयर था, तो सेबी में अगर वो बन रही हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने के चांसेस है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, अपने जो नाम पे जो शेयर थे, जो भी इन्वेस्टमेंट थी उनकी, जीडीओपी या आईपी प्लस में, ये सारे जो शेयर है उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम पे, जो मिस्टर धवल शाह नाम है जिनका, उनके ट्रांसफर कर दिया। ये 2 हफ्ते किया उन्होंने, 2 हफ्ते पहले किया जब वो चेयरमैन बनी, डायरेक्टर बनी सीबी में, उससे 2 हफ्ते पहले उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। और डायरेक्टर बनने के करीबन 1 साल बाद, 4-6 महीने बाद ही, करीबन फरवरी 2018 में, इस पे जितने भी इन्वेस्टमेंट थे उन्होंने उसको रिडीम कर लिया, सेल ऑफ करके मतलब रिडीम कर लिया। ठीक है। तो अब इस पे देखिए उनको फायदा कितना हुआ। उनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है।
ठीक है, ये करीबन 14 लाख के आसपास, 14 करोड़ के आसपास है। ठीक है ना, 14.37 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने। ठीक है, और उसकी जो, जब उन्होंने रिडीम किया तब उसकी जो वैल्यू थी वो इतनी US डॉलर में थी। ठीक है ना, इतनी इतनी इन्वेस्ट थी। उनको जो रिटर्न मिला वो रिटर्न मिला पॉइंट -0.02%, मतलब लॉस में रिडीम किया गया। उससे उन्हें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, और ये चीज़ 2015 में डायरेक्टर बनने से पहले उन्होंने इसमें से सारे अपने पैसे निकाल लिए। तो अब इस जो एलिगेशन है इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं। और प्लस दूसरा एक और उनका जो एलिगेशन है वो ये है कि इसमें जो एक और कंपनी जो इन्वॉल्व है, जो इस फंड को मैनेज करने में इन्वॉल्व थी, IIFL। ठीक है, तो IIFL जो है वो भी, ये जो IIFL कंपनी है जिसका अब नाम 361 हो गया है, ये IIFL जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर भी दो चार जर्मनी में फ्रॉड के केसेस हैं। तो उनका ये कहना है कि ये भाई IIFL भी ऑलरेडी एक फ्रॉड कंपनी है, अदानी भी एक फ्रॉड कंपनी है, और GDF ये जो है आपका, ये सब जो है आपका अदानी के शेयर मैनिपुलेट करने में यूज हो ही गया है। ठीक है, और उसमें हमारे चेयरमैन के, सेबी के जो चेयरमैन है उनका इन्वॉल्वमेंट था, तो इसलिए वो भी इन्वॉल्वमेंट है, वो भी इन्वॉल्व थी इस अदानी के शेयर्स के मैनिपुलेशन में। इसलिए अदानी के जो शेयर्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं है। ये उनका एक एलिगेशन, पहला एलिगेशन तो ये हो गया। ठीक। अब IIFL में केवल एक फ्रॉड के केस है, वो जर्मनी में एक वायर क्राफ्ट करके या पता नहीं ऐसे कुछ नाम करके एक कंपनी थी, जिसमें उन्होंने करीबन 36 मिलियन में कुछ कंपनी को खरीदा था, और 3 महीने के अंदर ही अंदर उस कंपनी को 326 मिलियन डॉलर में बेच दिया था। तो करीबन 9 गुना प्रॉफिट कमाया था। तो उसके ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि 3 महीने में एक किसी कंपनी को खरीद करके बेच करके इतना पैसा कैसे बना लिया किसी कंपनी ने। तो इनके ऊपर एक ये फ्रॉड का इल्जाम है IIFL पे, जिसके लिए भी UK में इसके ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, तो पहला एलिगेशन तो ये हो गया कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें कि, मतलब फंड है जिसमें कि इनका इन्वेस्टमेंट है। वो फंड में विनोद अदानी का भी इन्वेस्टमेंट है। विनोद अदानी जो कि अदानी के भाई हैं। ठीक है, गौतम अदानी के भाई हैं। और इस म्यूचुअल फंड को यूज किया गया था हमारे अदानी के शेयर को मैनिपुलेट करने में। और इनका ये रिप्लाई है कि हमने SEBI के डायरेक्टर बनने से पहले ही हमने इस कंपनी को छोड़ दिया था। ठीक। अब देखते हैं सेकंड एलिगेशन क्या। सेकंड एलिगेशन इनका ये है कि जो माधवीपुरी बुश है वो एक अगोरा पार्टनर्स करके एक कंपनी है। ठीक है, कंसल्टेंसी फर्म है, सिंगापुर बेस्ड। ठीक है, तो इसमें वो, इसकी वो फाउंडर है, मतलब उसमें 100% शेयर ओन करती है। ठीक। तो ये इसमें वो, उसमें रही वो मार्च फरवरी 2017 से मार्च 2022 तक इसकी वो 100% ओनर रही थी। लेकिन मार्च 16 2022 में उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी भी उन्होंने शेयर्स थे, ठीक है, जब वो चेयरमैन बनी SEBI की, तब उन्होंने अपने सारे जो शेयर्स हैं वो अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो अब एक्चुअली में ये कंसल्टेंसी फर्म है, तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। अब कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है तो ये कोई इलीगल काम तो है नहीं। ठीक है, अब चूंकि वो सेबी के चेयरमैन बन रही थी, अदरवाइज इसीलिए ये एक्सपेक्टेड था कि वो किसी कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व न रहे, तो उन्होंने अपने सारे शेयर अपने हस्बैंड के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। अब इस कंपनी के, जो कंपनी प्रोवाइड करती, जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती, इससे उनको प्रॉफिट, इनके हस्बैंड को प्रॉफिट होता है करीबन 26 $2.6 मिलियन का है, या 26,000 डॉलर का है, पता नहीं, या $260,000 का प्रॉफिट है। ये एग्जैक्ट फिगर मैंने देखा था, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक। तो उससे उनको प्रॉफिट होता है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है, इनकी करेंट सैलरी से ज़्यादा। तो उनका एलिगेशन है कि वो कंसल्टेंसी जो है, ये जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, इसमें वो कई कंपनियों के साथ हो सकता है, मे बी, समझ गए ना, उन्होंने ऐसा कुछ प्रूफ नहीं लिया, कुछ भी नहीं दिया। उनको एक उनका एलिगेशन है कि हो सकता है कि कई सारी कंपनियों के साथ उनका क्विड प्रो क्वो, मतलब कि तू मुझे बेनिफिट करा, मैं तुम्हें बेनिफिट कराती हूँ, ऐसा कुछ रिलेशनशिप हो जिससे वो पैसे कमाती है। तो ये एक उनका दूसरा एलिगेशन है, जिस जो कि किसी भी तरह से अभी तक उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया इस बात का। ये केवल उन्होंने हवा में तुक्का मार दिया। ये एक कंपनी में इन्वॉल्व थी, वो कंपनी कंसल्टेंसी फर्म थी, और कंसल्टेंसी फर्म में हो सकता है, जो कि अब उन्होंने अपने उसके शेयर जो है अपने अब हस्बैंड के नाम ट्रांसफर करके, वहाँ पे हो सकता है वो सेबी के काफ़ी सारे इनपुट उनको मिलते हो, जिससे वो कंसल्टेंसी फर्म जो है अच्छा खासा पैसा बनाती है, इनके पोजीशन को यूज करते हुए एज ए सेबी चेयरमैन। तो ये उनका दूसरा एलिगेशन है। तो मतलब सीधे सीधे वो क्या है, वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि भाई ये जो है सेबी के चेयरमैन है वही काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड में, मतलब कि उल्टे सीधे धंधों में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है अदानी के शेयर में। ठीक। तो ये उनका दूसरा एलिगेशन हो गया।
अब तीसरा एलिगेशन क्या है? तीसरा एलिगेशन है कि उन्होंने REIT को प्रमोट किया। ठीक है। अब REIT क्या होता है, चलो वो भी मैं बताता हूँ। REIT जो होता है वो आपका एक तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी जो होती हैं, अभी सेबी ने ये प्रमोट किया एज ए इन्वेस्टमेंट तरीका, जैसे म्यूचुअल फंड होती है ना, वैसे रियल एस्टेट में क्या करते हैं, आपका कई लोग इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज को पैसे देते हैं कि भाई तुम ऐसा करो कि बड़े बड़े शहरों में ऑफिसेज खोलो, मॉल में दुकानें खरीदो, ठीक है ना, शॉप्स खरीदो, ये सब खरीदो और उनसे जो किराया आएगा उससे प्रॉफिट अर्न करो। ठीक है। और अब इससे जो प्रॉफिट आएगा उसे आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे म्यूचुअल फंड करती है कि भाई सबसे पैसे इकट्ठा करके कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करती है। वैसे REITs में क्या होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं, एक REIT कंपनी को देते हैं। ठीक है ना, सेम एज म्यूचुअल फंड। वो क्या करती है, बड़े बड़े मॉल्स में दुकानें खरीदती हैं, ऑफिसेज खरीदती हैं, रियल एस्टेट बड़ी बड़ी क्रिएट में खरीदती हैं, और उनको उनको रेंट पे देकर के उनसे पैसे कमाती है, जो कि एज ए प्रॉफिट पे इन सारे इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है ना। ये यहाँ पे आप देखोगे, रियल आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, REIT इज नोन एज द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है। आर कंपनीज दैट पूल मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू ओन ऑपरेट इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट लाइक ऑफिसेज, मॉल्स, वर्क स्पेसेस, रेजिडेंशियल, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। ठीक है ना, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। ठीक है ना, इससे सिमिलर टू म्यूचुअल फंड वही तरीका है। ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं हम हिडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट उनका जो थर्ड एलिगेशन है वो ये है कि सीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने REIT को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया। ठीक है। और जब उन्होंने प्रमोट किया तो उनके हस्बैंड को एक बहुत बड़ी REIT जो कंपनी है, ब्लैकस्टोन, उनको ब्लैकस्टोन में एज ए एडवाइजर की नौकरी दी गई, एज ए एडवाइजर अपॉइंट किया गया। ठीक है ना। और ब्लैकस्टोन जो है बहुत बड़ा REIT फंड मैनेज करता है। ठीक। उनका ये कहना है कि ये सेबी की जो प्रमोट कर रही है REIT, उसका फायदा इनके हस्बैंड के थ्रू ब्लैकस्टोन कंपनी को दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये उनका एक थर्ड एलिगेशन है कि ब्लैकस्टोन हैज बीन लार्जेस्ट इन्वेस्टर। ये उनके, मैंने सीधे सीधे ये जो ब्लैक में जो बोल्ड में आप देख रहे हो, ये उनके हिडनबर्ग रिपोर्ट से ही मैंने उठाई हुई है। ठीक है। तो ब्लैकस्टोन हैज बीन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर एंड स्पॉन्सर ऑफ रीट्स। ठीक है, इन इंडिया। ठीक है। और माधवी पुरी के जो टेनर, जब होलसेल टाइम डायरेक्टर बनी थी वो, ठीक है, उसी वक्त उनके हस्बैंड को अपॉइंट किया गया था एज ए सीनियर एडवाइजर टू ब्लैकस्टोन। ठीक। और उनका एलिगेशन है कि इनकी, जबकि कोई ऐसा क्रेडेंशियल इनके पास ऐसा है नहीं, इनके हस्बैंड के पास ऐसा कोई क्रेडेंशियल नहीं है जिसके कारण इनको इस फंड में एज ए एडवाइजर अपॉइंट किया गया, क्योंकि वो रियल स्टेट किसी भी तरह का कोई फंड मैनेज नहीं किया उन्होंने कभी भी आज तक। ठीक है। वो एक्चुअली में क्या थे, जो इनके जो हस्बैंड है, धवल पुरी, धवल बच, वो एक्चुअली में जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसके परचेजिंग के शायद हेड थे, चीफ परचेजिंग ऑफिसर टाइप के थे। ठीक है ना। तो बहुत बड़े जो आपको मल्टीनेशनल कंपनी उसके परचेजिंग के हेड थे वो। ठीक है। तो एज सच उनका डायरेक्टली कोई एक्सपीरियंस किसी फंड को मैनेज करने का नहीं था, फिर भी उनको अपॉइंट किया गया ब्लैकस्टोन में एज ए डायरेक्टर। और ब्लैकस्टोन जो है वो REIT को अच्छा खासा बहुत बड़ा मैनेज करती है, बहुत बड़े फंड मैनेज करती है REIT में। और सेबी के चेयरमैन है वो REIT को प्रमोट कर रही है, और उनके हस्बैंड उसमें एडवाइजर है। तो ये पूरी पूरी लिंक उन्होंने एक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि वो बहुत ही करप्ट आदमी है और करप्ट है ये, क्योंकि उनके हस्बैंड को जब डायरेक्टर बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया, तो उन्होंने उसी कंपनी को बेनिफिट देने के लिए REIT को प्रमोट करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। ये उनका एलिगेशन है। यहाँ पे जो एलिगेशन का जो वर्डिंग है वो बता रहा था। ड्यूरिंग धवल बुश टाइम एज ए सीनियर एडवाइजर, while his wife was a CV official, Blackstone sponsored Mindspace। ठीक है, माइंडस्पेस भी आपका एक लिस्टेड कंपनी है। नेक्सस सेलेक्ट फंड ट्रस्ट, ठीक है, इंडिया सेकंड एंड फोर्थ REIT टू रिसीव SEBI अप्रूवल टू पब्लिश IPO। ठीक है। तो ये सब जो ब्लैकस्टोन की प्रमोटेड कंपनीज है उनका IPO लाने में उन्होंने बहुत हेल्प किया एज ए सेबी के चेयरमैन। ये सब इनका एलिगेशन है। तो ये बेसिकली तीन उनकी एलिगेशन है इनके लिए, क्या बोलते हैं, हमारे चेयरपर्सन, जो सेबी के चेयरपर्सन निकले। अब कहीं पे भी उन्होंने कोई भी डायरेक्ट लिंक कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने जस्ट एक आपने, क्योंकि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश कर दिया कि भाई अदानी जो है
अदानी के शेयर के मैनिपुलेशन के उन्हें कोई सबूत नहीं मिले, पुख्ता सबूत नहीं मिले। ठीक है, तो उस उसको काउंटर करने के लिए हिडनबर्ग ने एक नई रिपोर्ट डाली है कि भाई हमने जो अदानी की रिपोर्ट पब्लिश किया था उसके काउंटर में आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उस इन्वेस्टिगेशन हाईली कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हेड करने की जो एजेंसी है सेबी, उसकी चेयरमैन ही कॉम्प्रोमाइज है, उनकी चेयरमैन ही मतलब उन काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कुड प्रो क्रो टाइप, मतलब कि सब म्यूचुअली बेनिफिट वाले अपने धंधे में रहो कि मैं तुम्हें फायदा दिलाते तुम मुझे फायदा दिलाओ, ऐसे कई सारे धंधों में इन्वॉल्व है। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की। ठीक, तो ये आजकल की रिपोर्ट है, उसकी समरी है। ठीक है, अब इससे हमारे शेयर मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो कल पता चलेगा। मेरे हिसाब से इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जो 2 कंपनी के बारे में बताई गई है, वो एक तो अदानी है, दूसरा आईआईएफएल है। लिस्टेड कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसका कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तो आईआईएफएल हमारी निफ्टी कोई इंडेक्स का पार्ट है नहीं, अदानी इंटरप्राइजेज है इंडेक्स इंडेक्स का पार्ट। तो अदानी के शेयर में अगर थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ तो हो सकता है, और बस इससे एक ये है कि एक पॉलिटिकल मसाला मिल जाएगा हमारे अपोजिशन को पार्लियामेंट में हंगामा करने के लिए, और 2-3 दिन तक मीडिया में वो जैसे एक वो चला था चौकीदार चोर है, वैसे ही सेबी का चौकीदार भी चोर है, ये एक हंगामा किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि उन्होंने कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। बस उनका किसी न किसी तरह से एक दूर दूर के हिसाब से, मतलब कि बहुत ही कन्वोल्यूटेड रास्ता लेकर के ना, घुमावदार रास्ता लेकर के उन्होंने एक लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ठीक, तो अब ये भी देख लेते हैं कि उसका रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट से मैंने आपको समरी बताई है। ठीक है, इस रिपोर्ट का ओवरऑल आपको एक स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा देता हूँ, उसकी वेबसाइट पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कि आपको भी अगर पढ़ना चाहो तो आप डायरेक्टली जाकर भी वहाँ पे पढ़ सकते हो। ये है आपका जो कंप्लीट इनकी वेबसाइट पे जो पब्लिश हुआ है रिपोर्ट, ये है। ये हिडनबर्ग रिसर्च जो है, इनका ये आपका लिंक है, इस पे उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की वही है। ठीक है, इसी के बेसिकली समरी मैंने आपको समझाया उनको क्या क्या उन्होंने मेंशन किया। ठीक, तो केवल 3 एलिगेशन है, और तीनों एलिगेशन में कुछ भी ऐसा मेजर कुछ फुल प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट सब में भी हो सकता है वाला हिसाब के साथ उन्होंने एक कहानी प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ठीक है, कोई भी एलिगेशन जो है वो किसी भी तरह से इलीगलिटी को कंफर्म नहीं करते, तो इसमें कुछ दम है नहीं। अब देखते हैं कि भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कल। ठीक, ओके, क्लोज करते हैं। ठीक है।